Hello everyone, a very beautiful spring block problem. Today we are going to discuss it. मीन्स ये डाउट रहता है बहुत लोगों का और एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आज हम लोग उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और क्या क्या मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आप उसको सॉल्व करिएगा, देन वी विल डिस्कस इट इन अनदर सेशन। ओके, so let's start the problem. A system consists of two identical blocks, each of the mass m, linked together by the compressed weightless spring of the stiffness k, as shown in the figure. The blocks are connected by a thread which is burned through a certain moment. Find a at what values of initial compression, the initial compression of the spring, the lower block will bounce up after the thread has been burned through. तो लोअर ब्लॉक कब बाउंस होगा? लोअर ब्लॉक कब बाउंस होगा? जब स्प्रिंग फोर्स उसके एम को बैलेंस कर ले, स्प्रिंग फोर्स भी लगाने लग जाए एम ऊपर से। इस अमाउंट ऑफ फोर्स जैसे ही वो लगाएगा तो नॉर्मल फोर्स नीचे का जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में हम लोग को सिंपली ये पता करना है कि स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग जाए और कितना लग जाए, एम के बराबर लग जाए। बस इतना काम करना है। तो स्प्रिंग को ऊपर की तरफ फोर्स लगाने के लिए उसे कितना इलोंगेट करना पड़ेगा, मतलब एम फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए, मतलब वो एम बाई के से इलोंगेशन आना चाहिए स्प्रिंग में। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, एम बाई के से उसमें इलोंगेशन आना चाहिए। तो हाइट हमें पता चल गया कि एम बाई के से जब स्प्रिंग इलोंगेट होगा, दिस अमाउंट से वो कंप्रेस्ड होना चाहिए। अब एक रस्सी से जब दो स्प्रिंग बंधी हुई है, उस रस्सी को काटेंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर वाली ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो वो इतना नीचे होना चाहिए ताकि वो एम बाई के तक चला जाए। बस हम लोग को ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए सिंपली जब हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम लोग का दिमाग में क्लिक करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम सेम ही चीज़ है। अगर आप लिखोगे तो आप लोग को पता होगा कि स्प्रिंग के केस में कैसे लिखा जाता है। स्प्रिंग के केस में एनर्जी को लिखने का, वर्क डन को लिखने का तरीका है हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। दिस इज़ इन द केस ऑफ स्प्रिंग भी राइट। ठीक है, तो स्प्रिंग के केस में लिखने के लिए हम लोगों ने सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ कर लिया कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर, और वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एम जी एक्स प्लस एच। एच इस केस में क्या है, एम जी बाई के। आप समझ पा रहे होंगे, एच इस केस में एम जी बाई के है क्योंकि उसी हाइट तक हमें ले जाना पड़ेगा, वही एच है। दिस इज़ फ्रॉम द natural length position. This h is calculated from the natural length position. From here, if we will calculate, the value of x comes out to be minus mg by k and 3 mg by k. रिमेंबर, माइनस एम जी बाई के इसका आंसर नहीं होगा, 3 एम जी बाई के आंसर होगा, क्योंकि माइनस एम जी बाई के मैथमेटिकल वैल्यू दो हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि एक पॉसिबिलिटी जब वो ऊपर के हाइट पे माइनस एम जी बाई के, यानी कि वो ऊपर वाले हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है एम जी बाई के को। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3 एम जी बाई के। इस अमाउंट से अगर हम लोग उसको कंप्रेस करके रखते हैं तो जो लोअर वाला ब्लॉक है वो फाइनली लिफ्ट ऑफ कर जाएगा जब हम लोग उसको छोड़ेंगे, जब हम लोग वो थ्रेड को जलाएंगे तो फिर अपने आप वो लिफ्ट ऑफ कर जाएगा। ये हम लोग का सिंपल कंडीशन था, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग उसको सॉल्व कर दिया। सी द सॉल्यूशन एंड एनालाइज इट। ओके, now I am discussing the second question. Second question is very interesting. To what height will the center of gravity of the system will rise if the initial compression of the spring is 7 mg by k? अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिस्टम का किस अमाउंट से राइज करेगा अगर इसका इनिशियल कंप्रेशन 7 mg by k है? तो अब समझिएगा 7 mg by k 3 mg by k से ज़्यादा है। अगर 3 mg by k ही होता तो लोअर वाला ब्लॉक जो है वो अपलिफ्ट कर जाता और वो हवा में चला जाता पूरा सिस्टम, लेकिन ये 7 mg by k है, यानी कि हमने दो पार्ट में क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। अब सर क्यों दो पार्ट में ब्रेक करें? तो अगर आप दो पार्ट में ब्रेक नहीं करते तो समझिएगा जब तक लोअर ब्लॉक लिफ्ट ऑफ नहीं किया तब तक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, मतलब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। अगर एक्सटर्नल नेट फोर्स की बात करें तो एम भी है और नॉर्मल भी है, और नॉर्मल इज़ चेंजिंग
जिस कारण से प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन की खास बात यह है, जब तक ये लोअर ब्लॉक अटैच्ड है बॉटम से, तब तक ऊपर वाला ब्लॉक मूवमेंट कर रहा होगा, और ऊपर वाला ब्लॉक के मूवमेंट से ही सेंटर ऑफ मास का मोशन डिसाइड हो रहा होगा। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर x2 0 है तो सिर्फ एक वाले के मोशन से ही हमारा मोशन डिसाइड हो रहा होगा। तो हम लोग सिंपली क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, तब तक के मोशन को एनालाइज करेंगे जब तक लोअर ब्लॉक अपलिफ्ट नहीं किया। जब तक लोअर ब्लॉक अपलिफ्ट नहीं किया तब तक सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है। और ऊपर वाला ब्लॉक कितना मूव किया होगा, तो आपको सिंपली पता है 7 mg/k प्लस mg/k। mg/k वो पॉइंट है जहाँ से लोअर वाला ब्लॉक अपलिफ्ट करने वाला है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है m वाले का, टोटल हाइट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन जो वो गेन किया है वो है 8 mg/k। तो m1 x1 प्लस m2 x2 लगाने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 4 mg/k। यहाँ पे मैंने सारे कैलकुलेशंस किए आपके लिए, देखिएगा, दिस यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर। ठीक है, अब इनिशियल कंप्रेशन अगर 7 mg/k है, तो हम लोग एक और काम करना चाह रहे हैं कि जब वो लिफ्ट कर जाएगा, जब आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पूरी तरह लिफ्ट कर जाएगा, तो हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास की मुझे ज़रा वेलोसिटी निकाल लें। क्योंकि अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो जब पूरा सिस्टम लिफ्ट कर गया है तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सेंटर ऑफ मास इज़ ओनली अंडर प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके अंदर कोई भी नॉर्मल फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है, तो हम लोग सिंपली उसका हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आवर टास्क इज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अपर ब्लॉक व्हेन जब लोअर ब्लॉक जस्ट लिफ्ट ऑफ करने वाला, तो उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से लगाया है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने पे जो वेलोसिटी आती है अपर ब्लॉक की, वही √32 mg/k। अब यहाँ से हमारा टास्क है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करने का सिंपल तरीका है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1v1 v2 तो 0 ही हो जाएगा। तो इससे जो हमारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आती है वो आती है √8 mg/k, √8 mg/k। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग को सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हाइट अटेन निकालना है। कब से निकालना है? जब हम लोग लोअर ब्लॉक लिफ्ट ऑफ कर चुका है, अब अंडर प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस केस के लिए हम लोग को लगाना है हाइट का फॉर्मूला, तो v²/2g, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कर देंगे। तो इससे जो हमारी सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है 4 mg/k। लेकिन रिमेंबर, दिस इज़ नॉट द नेट हाइट अटेंड, क्योंकि पहले भी कुछ हाइट अटेन हुआ है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक के मोशन के कारण पहले भी कुछ हाइट अटेन हुआ है। तो उसको निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इससे जो हमारा मैनिपुलेट करके वैल्यू आता है वो आता है 4 mg/k। तो जब हम लोग नेट हाइट अटेंड बाय द सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो वो आता है 8 mg/k। दिस वॉज द डिटेल्ड सॉल्यूशन। आपको ये बात का बिल्कुल ध्यान या एनालाइज करना है कि हमने 2 पार्ट में क्वेश्चन को क्यों ब्रेक किया, बिकॉज दिस इज़ द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कि 2 पार्ट में प्रॉब्लम को ब्रेक करने का सिर्फ एक वन ऑफ द मेजर रीज़न था कि फोर्सेस क्या लग रहे थे, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, बाद में सिर्फ ग्रेविटी लग रहा था। पहले नॉर्मल भी लग रहा था, तो हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फॉर्मूलेज थे उससे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो वी कन्वर्टेड इट इनटू अ 2-स्टेप प्रॉब्लम एंड सॉल्व्ड इट। ओके, लेकिन इस प्रॉब्लम में बहुत सारा खास बात छुपा हुआ, जैसे हाउ वी विल फाइंड द टाइम ऑफ टोटल हाइट रीच्ड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कितने टाइम तक सेंटर ऑफ मास टोटल हाइट तक रीच करेगा, इसका टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी एक बड़ा डाउट होगा कि हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करें, ताकि हम लोग नॉर्मल काइनेमेटिक्स का यूज़ करके भी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकें। ये आपका टास्क मैं दे रहा हूँ कि आप टाइम निकालें जब तक कि सेंटर ऑफ मास अपने मैक्सिमम हाइट तक रीच कर रहा है, उसमें जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लगेगा। सेकंड वाले केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम स्ट्रेच क्या होगा, इलोंगेशन क्या होगा स्प्रिंग में। अच्छा, एक बात को आप समझिएगा, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग या कोई भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। वो फ्रेम पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फ्रेम पे नहीं डिपेंड कर रहा है। सिंपली बात है कि हम लोग कोई भी फ्रेम में जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
और जब हम लोग से मैक्सिमम स्ट्रेच या इलोंगेशन इन द स्प्रिंग पूछ लिया जाए तो द बेस्ट फ्रेम इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। द बेस्ट फ्रेम इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जब हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास भी ग्रेविटी जी है और दोनों ब्लॉक पे भी जो नेट फोर्स है वो भी सेम है, जिस कारण से जो दो ब्लॉक सिस्टम है उनको हम उनका रिलेटिव मोशन को बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। सिंपली दे आर अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिर्फ वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कर रहे होंगे और उनकी वेलोसिटी को कम करना या बढ़ाना स्प्रिंग वाले फोर्स का सिर्फ काम होगा। मीन्स इन दैट केस नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट दे आर नॉट हैविंग एनी ग्रेविटेशनल इफेक्ट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप जैसे बैठोगे उसमें स्यूडो लगा दोगे तो ग्रेविटी का इफेक्ट तो नेगलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ जो इफेक्ट रहेगा वो रहेगा स्प्रिंग फोर्स का। और एक और बात आपको समझना है कि अगर हमें स्ट्रेच निकालना है तो एनर्जी को हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं, एक इंटरनल एनर्जी और एक सेंटर ऑफ मास का खुद का ट्रांसलेशनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, और जो सेंटर ऑफ मास की एनर्जी होती है वो होती है हाफ इंटू एम टोटल इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन आप समझिएगा जो स्प्रिंग फोर्स और जो ब्लॉक्स का ट्रांसलेशनल इंटरनल एनर्जी है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। उस पर सेंटर ऑफ मास का जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है उसका कोई इम्पैक्ट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। हाफ एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। वो जो टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ हो रहा होगा, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में। बल्कि इन ब्लॉक्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा, और जब इन ब्लॉक्स का टोटल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तभी उसमें मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन आ रहा होगा। ये बात को आप समझिए, पूरी तरह से उसमें स्टोर हो जाएगा तभी उसमें मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। तो हम लोग इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख करके फॉर द इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम इलोंगेशन निकाल सकते हैं सवाल में। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम इफ़ यू वांट टू थिंक इन दिस। सो इंटरनल एनर्जी को हम लोग लिखेंगे हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। अच्छा, अब हम इंटरनल एनर्जी किस पॉइंट से लिख रहे हैं ये भी बात इंपॉर्टेंट है। जब वो ब्लॉक लिफ्ट ऑफ करने वाला है जस्ट उस पॉइंट की इंटरनल एनर्जी हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि इट इज़ कंजर्व्ड। किसी भी पॉइंट का आप लिखें, इट इज़ कंजर्व्ड, किसी भी पॉइंट का आप लिखें, इट इज़ जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द इंटरनल ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द टू ब्लॉक टू द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना ही काम हो रहा है। तो हम लोग सिंपली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दो टर्म्स लिखेंगे, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी उस टाइम पे कुछ इलोंगेशन होने के कारण, जो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन होने के कारण कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के फॉर्म में भी होगी। तो जब हम लोग उसको लिखेंगे हाफ के एक्स की वैल्यू एम जी बाई के पुट कर देंगे तो इससे जो हमारा टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी आ जाता है वो है 17 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k। इट इज़ 17 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख देंगे, टोटल नेट इंटरनल एनर्जी जो कन्वर्ट होगी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर में। इससे हमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो कि √17 mg/k, दैट इज़ √17 mg/k। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सवाल बन जाता है जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाते हो, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशंस करके डायरेक्ट स्प्रिंग का इलोंगेशन निकाल देते हो। अदरवाइज द प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। इफ़ यू वांट टू एनालाइज इन ग्राउंड फ्रेम इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसमें मैं एक और टास्क आपको देना चाहूँगा कि आर यू एबल टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इंटरनल, ट्रांसलेशनल एंड ऑल्सो द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट द टाइम व्हेन सेंटर ऑफ मास रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। जब सेंटर ऑफ मास अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तब आपको दो बातें कैलकुलेट करिए आप कि क्या वो उसका इंटरनल एनर्जी जो कि ब्लॉक्स का ट्रांसलेशनल काइनेटिक के फॉर्म में प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो स्टोर है, दोनों की अलग अलग वैल्यू क्या होगी। दिस यू कैन कैलकुलेट, रिमेंबर दिस यू कैन कैलकुलेट इफ़ यू एनालाइज द फ्रेम नाइसली यू कैन कैलकुलेट इट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले बोला, आप टाइम कैलकुलेट करिए। सेंटर ऑफ मास को मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में क्या टाइम लग रहा है वो आप कैलकुलेट करिए।
दिस विल इम्प्रूव योर SHM स्किल्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा अगर आप ये 2 प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करते हैं। आई विल श्योरली डिस्कस इट इन अनदर सेशन। कीप वॉचिंग द सेशन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम वेरी नाइसली, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम से इतनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है, एनर्जी के बारे में, चाहे कंजर्वेशन के बारे में, चाहे प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक करके सॉल्व करना है जब सिचुएशंस डिफ़िकल्ट होगी। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, एनालाइज इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।